पांडवगढ़ विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है पूरे मध्य प्रदेश में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोड, पुलिया को लेकर के इतनी हालत खराब है। जब अंदरूनी हम गांव में जाते हैं, इस तरफ काम ही नहीं हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप में किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो फिकर। मैं हूं कपिल कुमार बेगा। आज के खास विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। कोई परिचय के मोहताज नहीं हो। लगातार आदिवासियों की कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं और लगातार ऐसे कई जन समस्याओं को लेकर मुद्दों को उठाते आए हैं और लगातार जिला स्तरीय पे बात करें या तो फिर ब्लॉक स्तरीय पे बात करें, लगातार जन आंदोलन के माध्यम से उजागर करते आए हैं। तो हमारे साथ में विशेष चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं बात सिंह के सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम की आपको कांग्रेस पार्टी का प्रबल दावेदारी मानी जाती है। अगर ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट देता है तो आप किन रणनीतियों के साथ आगामी विधानसभा में उतरेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी का बहुत स्पष्ट और साफ कहना है, ये जो चुनाव है ये युवाओं के भविष्य का और उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हम इस चुनाव को मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को, और जो संकट सामने है मध्य प्रदेश के सामने, आर्थिक संकट है, रोजगार का संकट है, किसानों के सामने संकट है खाद और पानी का, उससे निकालने का काम करेंगे। और पूरी योजना ब्लूप्रिंट कांग्रेस पार्टी की तैयार है। उस ब्लूप्रिंट से हम लोग काम करेंगे। जैसा कि आप सब लोग को विदित है कि कमलनाथ जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और रोजगार के लिए, उद्योग के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो इस तरह की योजना लाने में कोई टोटा नहीं होगा, कोई किसी तरह के संकट नहीं होगा। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात होगी अगर ये परिवर्तन होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी बीजेपी का दूसरा लिस्ट जारी हुआ, उसमें बड़े बड़े गद्दावर नेताओं का भी लिस्ट जारी है, जो केंद्रीय मंत्री थे तो फिर सांसद में थे। तो इस पर आपको क्या विचार है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उनकी सत्ता जाने का डर है या फिर किस चीज का डर है? ये तो तय बात है, आम आदमी चर्चा करने लगा है। गांव गांव गली गली चर्चा है कि आखिर इतने बड़े बड़े नेताओं को क्यों उतारना पड़ा। ये तो बड़ा लोग हंसी उड़ाते हैं कि क्या आप विधायकों को सरपंची लड़ाओगे। तो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी के सामने बड़ा संकट है, चुनाव जीतने का संकट है। वो जनता के जो जन भावनाओं को उन्होंने आंकलन कर लिया है, इसीलिए अपने बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने विधानसभा में उतार दिया है। जी, जैसा कि अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में अगर क्या उस स्तर पे आप तो क्षेत्रीय विधायक के कार्यों से खुश हैं और यहाँ का तकदीर और तस्वीर बदलना चाहिए, अगर बदलना चाहिए, अगर आप बन जाते हैं भावी, अगर विधानसभा में आ जाते हैं, अगर आपको टिकट मिल जाता है, अगर आप जीत के जाते हैं विधानसभा में, तो आपका उन किन रणनीतियों पर आप काम करेंगे? सर्वप्रथम आप किसको प्राथमिकता देंगे? देखिए, मेरा जहाँ तक अध्ययन और आंकलन है, पांडवगढ़ विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है पूरे मध्य प्रदेश में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोड, पुलिया को लेकर के इतनी हालत खराब है। जब अंदरूनी हम गांव में जाते हैं, इस तरफ काम ही नहीं हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप में किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो काम होना था कि व्यवस्था उपलब्ध करा पाए। रोजगार के लिए हम लोग रोजगार को लेकर के आएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम बांधवगढ़ क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हम कर सकें। संसाधन की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। और इतना बड़ा संसाधन, वन का संसाधन हमारे पास है, तो निश्चित रूप से हम भविष्य में रोजगार स्थापित कर पाएंगे और रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जैसा कि आपने कई वर्ष शिक्षी कार्य में रहे हैं और आपको ज़्यादा अनुभव है, तो आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा के स्तर में जो है तो हमारे विधानसभा या फिर हमारे जिले का जो क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में आज भी पिछड़ा हुआ है। तो आप शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे और किन रणनीतियों के साथ आप काम करेंगे? शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है हमारे जिले में। हम बगल के जिलों की अगर तुलना करें, डिंडोरी की, मंडला के और
आपके कटनी के, तो हम बहुत, हमारी हालत बहुत पीछे। व्यक्तिगत रूप में मैं ये काम करता आया हूँ कि हम शिक्षा में नवाचार की बहुत जरूरत है। हमने 3 योजनाएं चलाई थी समाज के सहयोग से और हमारे जो सहयोगी जो है उनके माध्यम से। एक पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, एक हमने कहा कि बच्चा सीख जाए, और एक गांव कॉलेज। ये हमारा कंसेप्ट है जो सरकार से अलग है, और उसमें हमने एक तरह से सफलता भी बहुत अर्जित किया। बहुत सारे युवा उसमें जुड़े और आगे बढ़े। हम सरकार की योजनाओं के साथ व्यक्तिगत रूप में, मैं एक शिक्षक रहा हूं इतने सालों तक, तो मैं निश्चित रूप से नवाचार को बढ़ावा दूंगा। मैं चाहूंगा कि हायर सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को हम यहाँ तक लेके आए अपने जिले में, अपने गाँव में, और हम एक अच्छे तरीके से शिक्षा को हम प्रमोट करें। एक वातावरण बनाएंगे कि यहाँ के भी आदिवासी बच्चे यूपीएससी में जाए, एमपीपीएससी में जाए और बड़े जॉब में जाए, क्रिएट करें, अपने जॉब क्रिएट करें। वो इस ओर हम एक सामाजिक आंदोलन भी शिक्षा के क्षेत्र में चलाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम ये करते भी आए हैं, और ये मेरी रुचि का भी मामला है। निश्चित रूप से हम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। लगातार जैसा कि आकाशकोट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जल समस्याओं से घिरा हुआ है, तो आप कई, जैसे कि विगत माह आपने 2 तक लगातार आंदोलन किया था, उसमें न तो जिला प्रशासन ध्यान दिया, न तो सरकार ने ध्यान दिया, न तो क्षेत्रीय विधायक ध्यान दिया। तो उस पर आपका क्या विचार है और किन रणनीतियों के साथ उस पर काम करेंगे? आपका क्या इस पर सुझाव है? पानी की एक गंभीर समस्या है। आकाशकोट तो एक मान लीजिए कि 5 पंचायतों का एरिया पहाड़ के ऊपर है। ऐसे हम पूरा देखें तो 109 गांव संकटग्रस्त गांव है, जिनमें से टकटाईगढ़ का क्षेत्र है, अमोल आश्रम का क्षेत्र है, आकाशकोट का क्षेत्र है, और त्रिपुरा पठारी भलवार वो वाला क्षेत्र है। माने महानदी से लेकर के जोहिला तक का पूरा एरिया जल संकट वाला एरिया है, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं। हमारी कोशिश है, हमने पहले भी प्रयास किया, कांग्रेस ने ये वादा किया है आंदोलन में, जैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी हम नर्मदा का पानी इस क्षेत्र में लेके आएंगे। तो केवल आकाशकोट ही नहीं, नर्मदा का पानी हम इतना पर्याप्त लेके आएंगे कि पूरे जिले को पानी मिल पाएगा। ये हमारा बिल्कुल उसके वचन में है। हमारे बड़े नेताओं ने आश्वासन दिया हुआ है और इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहे। तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी तो हम नर्मदा के पानी लेके आएंगे, और माँ के नर्मदा को जब हम लेके आएंगे तो इस क्षेत्र का हमारा पवित्र क्षेत्र भी बनेगा। मेरी पूरी तरह से मेरे मन की और ये दिल की बात है, और मैं इसके लिए संकल्पित हूँ कि नर्मदा का पानी यहाँ पर आए। किसानों को कहा जाता है कि अन्नदाता है, और जैसे कि बीजेपी केंद्र सरकार ने हाल ही में इसके पहले भी 5 काला कानून लेके आया था, और अगर आपकी सरकार बनती है तो आप किसानों के लिए क्या योजना लेके आएंगे और क्या उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे? कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और खास करके हमारे जैसे पिछड़े जिले में तो बहुत ज्यादा ही काम करने की जरूरत है। हम पूरी कोशिश करेंगे। एक तो पहला काम यह है कि पानी खेत में जाए, किसानों की सिंचाई की सुविधा मिले, तब वो आगे बढ़े। दूसरा, कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 5 हॉर्स पावर की बिजली किसानों को मुफ्त में देंगे, वो भी कृषि को आगे बढ़ाए। बिजली हाफ उनको किसी भी तरह से खाद का, कीटनाशक का कोई संकट नहीं होगा। वो जिले स्तर पर इसको ठीक ढंग से हम लोग मैनेज करेंगे, रखेंगे, भंडारण करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र को हम एक्टिव करेंगे। कृषि विभाग में जो आजकल ठेकेदारी वहां पर हावी हो गई है, किसानों को किनारे कर दिया गया है, वो स्थिति को हम खत्म करेंगे। किसानों की खुद की समिति और सहकारिता बनेगी। सहकारिता के इतने लंबे समय से सरकार ने हटा दिया और किसानों की कोई पूछ परख नहीं है। जहां भी बांधों के सिंचाई का लेकर के समितियां बनी थी, उसमें 5 साल 10 साल निकाल दिया, कहीं चुनाव नहीं हुए। तो उसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसानों को लेके आएंगे। किसानों की जो संकट होगी वो सामने किसान खुद रखेंगे, और उसको मिल करके हम कृषि क्षेत्र में भी अच्छा काम करेंगे। जैसा कि बीजेपी सरकार अभी हाल ही में प्रलोभन रूपी
लाडली बहना योजना जो 1000 थी उसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी, और कई योजनाएं हैं जो संचालित कर रही जनहित हितैषिकार। तो उन कार्यों को लेकर आपका क्या इस पर वो है, क्या प्रतिक्रिया है? आप किस नजरिए से उस कार्य को देखते हैं? हमारे तो कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में है कि हम महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए हम 1500 रुपया उनके खाते में देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और जहां तक बीजेपी की बात है तो ये तो 18 साल हो गए, इनको कभी सुध नहीं आया। अब जब चुनाव आ गया तो बोलते हैं कि हम 3000 तक लेके बढ़ाएंगे। एक तरह से ये भ्रम को पैदा करना है, वोट के लिए किया जा रहा है। लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला है, वो कांग्रेस पार्टी करेगी, उसके वचन पत्र में है और वचनबद्ध हम महिलाओं के उन्नति के लिए जितना अच्छा बेहतर से बेहतर होगा वो हम काम करेंगे। और वो असलियत में आत्मनिर्भर महिलाएं बनेंगी। किसी के भीख के वो जरूरत नहीं है उनको। वो खुद इतना परिश्रम करती हैं, इतना मेहनत करती हैं, उनके पास आसपास संसाधन है, खेत है, बाड़ी है, पानी है। वो अपनी उन्नति और प्रगति कैसे कर सके सरकार के सहयोग से, उस ओर हमारा ध्यान होगा। हम उनको भिखारी नहीं बनाना चाहते कि किसी की भीख पर वो निर्भर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहता है कि लगातार आदिवासियों पर उत्पीड़न और अत्याचार ये मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अगर आपकी आगामी सरकार बन जाती है तो आप आदिवासियों के लिए क्या किन कार्यों को लेकर चलेंगे, और आदिवासियों को किस प्रकार से जो है सुरक्षा व्यवस्था या तो फिर संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो आप किन नजरिए से देखते हैं, किन कार्यों से उनका जो है कार्य करेंगे? मध्य प्रदेश में आदिवासी पीड़न अत्याचार नंबर 1 में। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं ये पूरा आदिवासी क्षेत्र, लेकिन आदिवासियों की कहीं सुनी नहीं जाती। आपको पता होगा, आपके दर्शकों को बता दें कि उमरिया जिले में पंचायत का चुनाव हुआ। जिला पंचायत में आज के तारीख में बीजेपी के षड्यंत्र में वहां से आरक्षण को खत्म कर दिया। आज वहां अध्यक्ष भी गैर आदिवासी है, उपाध्यक्ष भी गैर आदिवासी। यही षड्यंत्र करकेली में किया गया। करकेली जनपद में अध्यक्ष भी गैर आदिवासी, उपाध्यक्ष भी गैर आदिवासी है। तो ये तो सरकार पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है, आरक्षण के विरोधी है, संविधान के विरोधी है, साफ दिखाई पड़ रहा है। अभी जो घटना हो गई उमरिया में, आदिवासियों के सामने जो प्रताड़ना का नंगा नाच हो रहा है, हम आश्वासन देना चाहते हैं कि आदिवासियों को जो निर्दोष हैं, बिना अपराध के अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा है, प्रताड़ित किया गया, तो कमलनाथ जी की घोषणा है कि जैसे हमारी सरकार होगी ऐसे सारे मुकदमे हम वापस करेंगे। और हम ये पूरी तरह से वचन देते हैं कि आदिवासी पीड़न का कोई भी मामला यहाँ दबेगा नहीं, न दबाया जाएगा और न उसमें कोई समझौता होगा। हम व्यक्तिगत रूप में आदिवासी आरक्षित सीट है, हम लोग आदिवासियों के हित संरक्षण के लिए और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए हम रात दिन काम करेंगे। पूरी सजग है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल लेके आए, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो तो कहते हैं कि 2029 के बाद लागू होगा, और सबसे उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप आरक्षण की उसमें व्यवस्था नहीं। जो ST SC के आरक्षण अभी तक निर्धारित है उसके अंदर महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे आदिवासी आरक्षण को और कमजोर कर रहे हो आप। दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को कहीं आरक्षण की व्यवस्था उसमें नहीं है। तो आप तो आरक्षित कमजोर वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनको जरूरत है ऊपर उठने के, उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो। तो ये पूरी तरह से आदिवासी और OBC विरोधी बिल है। ये बढ़ने नहीं देना चाहते ऊपर, और इसलिए ये तो दूर की कौड़ी है। अभी तो हमको नहीं लगता कि ये लागू हो पाएगा। हम अगर बात करें इस जिले की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं लगातार हम देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो या तो फिर समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार उजागर होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे इतना लचर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो आप अगर आपका सरकार बन जाता है, अगर आप यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बन जाते हैं, तो आपका स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आपका इस पर क्या योजना रहेगी, क्या नीति रहेगी? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालत खराब है उसके हम भी भुगतोगे। मैं भी गरीब और आदिवासी परिवार का व्यक्ति हूँ। मैं यहाँ सामने रहता हूँ तो पूरे 2500 गांव के लोग आते हैं और मुझसे सहायता मांगते हैं कि चलो भाई हमारे साथ ये समस्या है। उमरिया में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गया है और रेफर सेंटर बन गया है। आपको जुकाम भी आ गया है, अगर आप ठीक से डॉक्टर से बात करोगे तो रेफर कर देगा। यहाँ पर कोई दवाई नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों की हालत है ही नहीं है। जहाँ अस्पताल है वहाँ डॉक्टर नहीं है। यहाँ की हालत है जिला मुख्यालय। हमारी प्राथमिकता होगी, सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि हम स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। स्वास्थ्य के लिए हम डॉक्टर लेके आएंगे, पूरी व्यवस्था उनके स्वास्थ्य विभाग के अमला को लेके आएंगे और सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा। और उसमें हम चाहेंगे कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। और कमलनाथ जी ने कहा है कि इसके लिए हम अलग से नवाचार भी करेंगे कि उनके घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचेगा, लोग कैसे अपने घर में स्वास्थ्य का लाभ ले सके, सहयोग ले सके। तो इसलिए हमारी पूरी प्राथमिकता स्वास्थ्य के प्रति होगी और हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ये हमारी प्रयास होगी। पहला ऐसा देखा जाता था कि बिहार नंबर 1 आता था पलायन के क्षेत्र में, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि आप वातावरण बनाइए, रोजगार आएगा आपके द्वार। लेकिन जब आप वातावरण बनाएंगे तब आप क्राइम को बढ़ाएंगे, वहां पर अत्याचार बढ़ेगा तो कोई पूंजीपति कैसे आएगा। कमलनाथ जी का ये तो बिल्कुल वचन है कि वो हर जिला में कम से कम रोजगार की स्थापना करेंगे और एक ऐसा वातावरण निर्माण करेंगे कि ताकि उद्योगपतियों को वहां पर मदद मिल सके, जमीन मिल सके, पानी मिल सके और वातावरण मिल सके। तो ये घोषणा में है कि हम हर जिले में रोजगार की स्थापना करेंगे। व्यक्तिगत रूप में हमारा और कोशिश होगा कि पलायन बिल्कुल रुक जाए, लोग यहाँ रह कर के उनको रोजगार मिल सके, खेती कर सके। जमीन के जहां तक मामले हैं वो कांग्रेस के वचन पत्र में है और पहले भी रहा। कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हम ST/SC के लोगों को जमीन देंगे और सरकार बनती है तो इस तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी, वो भी रोजगार के लिए काम करने के लिए होगा। उनका खुद का सरकार बनेगा, वो अपना फैसला करेंगे, अपना रोजगार स्थापित करेंगे। छोटे छोटे पदों में जो भर्तियां हैं 15-20 साल से रोक के रखे हैं, उनकी भर्तियां चालू होगी और वहाँ के पढ़े लिखे लड़कों को रोजगार मिलेगा और रोजगार की स्थापना हो पाएगी। जैसा कि आपने लगातार कई महीनों से आंदोलन, आदिवासी उत्पीड़न की बात करें या तो फिर आकाश कोर्ट की बात करें या तो फिर बांध निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इनको अगर आप क्षेत्रीय विधायक बन जाते हैं तो फिर आपकी सरकार बन जाती है, तो आप इन तमाम मुद्दाओं को किस नजरिए से देखते हैं और उन पर किस प्रकार से विधानसभा में इसको आवाज उठाएंगे? देखिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और आदिवासियों के साथ ये धोखा हुआ, धोखाधड़ी हुआ। हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों के पट्टे की, कब्जे के, उनके निस्तार की जमीन जल संसाधन विभाग को दे दिया गया। कोई उनसे न पूछा गया, न राय सलाह लिया गया, न ग्राम सभा का आयोजन किया गया, न पंचायतों से कोई परामर्श किया गया। पूरा मेरा एक अध्ययन है, मेरे पास रिपोर्ट है कि हर जगह जगह इन्होंने बांध बनाया, 30 करोड़ का, 20 करोड़ का, 40 करोड़ का, बांध के नाम पर और नहरों के नाम पर। एक बांध में कम से कम 700-1100 एकड़ जमीन वहां का इन्होंने रिपोजिशन कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। अभी तक मुआवजा नहीं बटे हैं, लोग भटक रहे हैं। मुआवजा भी मनमानी दिया गया, बिना पूछे जाने उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया। तो ये लड़ाई तो मैं 3 साल से लड़ते आ रहा हूँ कि इसकी जांच होगी और हम जांच कराएंगे। हमारी लड़ाई तो यहाँ तक है कि हम जमीन वापस कराएंगे किसानों को। जो मनमानी तरह की सरकार ने जमीन ले लिया है वो जमीन किसानों को वापस कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता में है। मुझे अवसर मिलता है तो मुझे जो मेरी प्राथमिकता है ये बांधों के भ्रष्टाचार का, महानदी के जो बांध है वो रुके,
वहाँ से पलायन न हो किसी का। पानी की जो समस्या है, जिसे आप बार बार कहते हो आकाशकोट की बात है, तो आकाशकोट हो, चाहे टट्टाईगढ़ का मामला हो, चाहे वो राठा और मुगलसरा क्षेत्र का मामला हो, हर जगह पानी पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता में है। इसलिए ये बांध का जो मुद्दा है, ये मेरे खुद की लड़ाई का मुद्दा है। मैं निश्चित रूप से इसको लेकर के आगे बढ़ूंगा। लास्ट में हमारा मुख्य प्रश्न है और अहम सवाल है, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्षेत्रवासियों को एवं हमारे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको, पूरे क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को प्रणाम करना चाहता हूँ और मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के ही किसी क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। जब तक जन भागीदारी तरीके से नहीं होगा, तब तक कोई व्यक्तिगत एक आदमी और कोई क्षेत्र का विकास नहीं कर सकेगा। मेरी अपील होगी, आपके आशीर्वाद मिलेगा, मुझे तो व्यक्तिगत मिलती है, तो निश्चित रूप से मेरे साथ जुड़े, मुझे आशीर्वाद दें और काम की प्राथमिकता को बताएं, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। हमने भी एक प्लान किया है, हम 5-5 पंचायतों के सेक्टर बना करके उस क्षेत्र का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में, आवागमन के साधन में, स्वास्थ्य को लेकर के पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की है कि हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर हम 110 ग्राम पंचायतें बांधवगढ़ विधानसभा में, तो 5-5 ग्राम पंचायतों में हम सेक्टर बनाएंगे और कैसे कनेक्टिविटी बढ़े, गांव की, गांव से गांव कैसे रोड से जुड़े, पुलिया से जुड़े, बच्चे स्कूल आसानी से जा सके, आ सके, ये हमारी प्राथमिकता में और इसे करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप हमें सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अच्छा काम सब लोग मिलकर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, तो हमारे साथ में खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े थे आदिवासी नेता बाला सिंह टेकाम। कैमरामैन राजकुमार पंत के साथ मैं कपिल कुमार भेगा।